8,000 करोड़ एक कंपनी पब्लिक के जरिए इतना पैसा जुटाना चाहती है। जरिया क्या है? 3 लेटर आईपीओ। इसका मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिससे कंपनी अपना हिस्सा माने शेयर आम लोगों को बेचती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, जिसके बाद आप और मेरे जैसे लोग भी कंपनी के शेयर खरीद पाते हैं। लेकिन मार्केट में लिस्ट होने का रास्ता एक संस्था के ऑफिस होकर जाता है, जो है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये संस्था तय करती है कि कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होगी और कौन सी नहीं। इसी सेबी के टेबल पर आईपीओ रजिस्ट्रेशन के लिए एक कंपनी की फाइल आई है और ये कंपनी है जेप्टो। ब्लिंकिट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। 9 जून 2026 को जेप्टो ने आईपीओ फाइल करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट फाइल किया और इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं DRHP, माने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये डॉक्यूमेंट एक तरह का पहला ड्राफ्ट होता है जिसमें कंपनी अपने बारे में जानकारी देती है कि उसका बिजनेस क्या है, पैसों का इस्तेमाल कैसे होगा, रिस्क क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है। सेबी इस डॉक्यूमेंट को चेक करता है। अगर सब सही लगा तो कंपनी आगे आईपीओ लॉन्च कर सकती है। जेप्टो ने भी डॉक्यूमेंट सेबी को सबमिट किया और फिर डॉक्यूमेंट को खंगाला गया। इसी डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिखी हुई थी जिसने इन्वेस्टर्स के कान खड़े कर दिए हैं। ये लाइन थी ईडी के समन की। ईडी ने 8 अप्रैल 2026 को जेप्टो को नोटिस भेजकर कंपनी से जानकारी मांगी थी। कंपनी का पैसा कहां कहां लगा है, कंपनी में किसका कितना हिस्सा है, वगैरह वगैरह। इसके बाद कंपनी के को फाउंडर्स कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीछा ईडी के सामने अलग अलग तारीखों पर पेश भी हुए और अपने उन्हें जवाब भी दिए। फिलहाल जेप्टो ये कह रहा है कि उसके बाद ईडी की तरफ से कोई नया मैसेज नहीं आया है, लेकिन जेप्टो ने ये भी लिखा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे चलकर ईडी फिर से जांच नहीं कर सकती, या केस बन सकता है या कोई पेनल्टी लग सकती है। इस बात ने इन्वेस्टर्स में डर पैदा कर दिया है। जेप्टो के आईपीओ को लेकर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, कंपनी के स्टेटस को लेकर क्या कंफ्यूजन चल रहा है और क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। शुरुआत जेप्टो कंपनी के ब्रीफ से कैसे बनी। 2020 के लॉकडाउन के दौरान जेप्टो की कहानी शुरू हुई। आदित्य पालीछा और कैवल्य वोहरा नाम के 2 स्टूडेंट्स मुंबई में अपने घरों में थे। उम्र करीब 19 साल। दोनों को घर में जल्दी ग्रोसरी मंगवानी थी, लेकिन ऑर्डर आने में 2-3 दिन लग जाते थे। दोनों अकेले रहते थे, इसलिए उन्होंने सोल्यूशन निकालने का सोचा। शुरुआत में उन्होंने किराना कार्ट नाम का स्टार्टअप शुरू किया और ये लोकल किराना दुकानों के साथ मिलकर 45 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी करने की कोशिश करता था। लेकिन ये मॉडल चला नहीं, क्योंकि अलग अलग दुकानों की वजह से सामान की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और डिलीवरी टाइम में काफ़ी फर्क आता था। इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। साल 2021 में उन्होंने किराना कार्ट का नाम बदल कर रखा जेप्टो और अपना खुद का सिस्टम बनाया। उन्होंने अपने छोटे छोटे डार्क स्टोर्स बनाए जहां से सीधे सामान भेजा जाता है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर डार्क स्टोर्स में ऑनलाइन ऑर्डर के लिए सामान रखा जाता था। वहां कोई कस्टमर नहीं आता है, जिससे जेप्टो को सामान की क्वालिटी और डिलीवरी पर पूरा कंट्रोल भी मिल गया। ऑर्डर्स आते गए, सामान बिकता गया और 2 ही सालों में जेप्टो यूनिकॉर्न बन गया। आज तमाम फंडिंग मिलने के बाद जेप्टो 58,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर खड़ा है और अपना आईपीओ फाइल करना चाहता है, करीब 11,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 8,010 करोड़ के नए शेयर जारी करके कंपनी में आएंगे, जबकि बाकी हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेचकर निकालेंगे। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की वैल्यू लगभग $10 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पहले करीब $7 बिलियन थी। खास बात यह है कि कंपनी के दोनों को फाउंडर्स अपना एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। आमतौर पर आईपीओ में फाउंडर कुछ हिस्सा बेचकर पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका एक मतलब ये भी है कि वो लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इस पॉजिटिव साइन के साथ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसने आईपीओ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल कंपनी के कंप्लायंस को लेकर है। देखिए, जेप्टो को लेकर एक सवाल उठता रहा है कि जेप्टो है क्या? इन्वेंट्री कंपनी जो गोदाम में सामान रखती है, या एक मार्केट प्लेस जहां दूसरे लोग अपना सामान बेचते हैं? द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में हिरल गोयल और आशीष के मिश्रा के आर्टिकल में ये सवाल पूछा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेप्टो लिमिटेड असल में एक ऐसी कंपनी है जो भारत में लिस्ट होना चाहती है। डॉक्यूमेंट में ये खुद को मार्केट प्लेस बताती है, जहां सिर्फ खरीदार और बेचने वाले को जोड़ा जाता है, लेकिन असल में ये खुद सामान खरीदती है, अपने पास स्टॉक रखती है, फिर बेचती है, यानी एक इन्वेंट्री लेड मॉडल की तरह का। अब भारत में ऐसे मॉडल पर फॉरेन कंपनियों के लिए सख्त नियम है, लेकिन इसका तरीका जेप्टो ने निकाला हुआ है। जेप्टो का बिजनेस मॉडल ये कहता है कि उसकी सबसे बड़ी कमाई सेल ऑफ गुड्स से हो रही है, यानी कंपनी खुद सामान बेच रही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जेप्टो सीधे ग्राहकों को सामान नहीं बेचता। वो ये सामान कुछ दूसरी कंपनी जैसे कोमोडम, ड्रोगेरिया या फिर गेडिट को बेचता है।
ये कंपनियां फिर वही सामान जेप्टो ऐप पर ग्राहकों को बेचती हैं। अब बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग अलग बेचने वाले लोग हैं, लेकिन असल में ये पूरा सिस्टम जेप्टो ही कंट्रोल में करता है। इस पूरे सेटअप का फायदा ये है कि जेप्टो ये भी कह सकता है कि उसका जो इन्वेंट्री वाला बिजनेस है वो B2B बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस है। माने वो बस दूसरी कंपनियों को बेच रहा है, जो कि भारत के FDI नियमों में अलाउड है। इस तरह जेप्टो दोनों का फायदा उठा रहा है। कागज पर मार्केट प्लेस बनकर रूल से बच रहा है और असल में खुद सामान बेचकर ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रहा है। यही वजह है कि इसका मॉडल थोड़ा विवादित माना जा रहा है, क्योंकि पहले अमेज़न जैसी कंपनियों को भी ऐसे ही तरीकों के लिए सवालों का सामना करना पड़ा था। भारत में सरकार ने ई-कॉमर्स के लिए साफ नियम बनाए हैं कि विदेशी निवेश वाली कंपनियां इन्वेंट्री लेड मॉडल, यानी खुद सामान खरीद कर बेचने वाले मॉडल नहीं चला सकती। वो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल में काम कर सकती है, जहां वो सिर्फ प्लेटफॉर्म देती है और अलग अलग सेलर सामान बेचते हैं। साथ ही कोई भी एक सेलर प्लेटफॉर्म की कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म सीधे कीमत या डिस्काउंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेज़न पर भी यही आरोप लगा था कि उसने इन नियमों को सीधे तो नहीं तोड़ा, लेकिन जुगाड़ करके एक रास्ता निकाला। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न पर यह आरोप लगे कि उसने कुछ चुनिंदा सेलर्स में इनडायरेक्ट हिस्सेदारी रखी, उनके साथ कुछ खास समझौते किए, जिससे वही सेलर्स ज्यादातर सामान बेचते थे। इससे बाहर से तो अमेज़न मार्केट प्लेस जैसा ही दिखता था, लेकिन असल में कंट्रोल अमेज़न के पास ही रहता था। और इसी वजह से भारत सरकार के नियमों के चलते अमेज़न को अपने पूरे स्ट्रक्चर में ही बदलाव करना पड़ा। अब जेप्टो लिमिटेड के केस में भी डर यही है कि कहीं जेप्टो का हाल भी आगे चलकर अमेज़न जैसा ना हो जाए। जेप्टो को लेकर उठ रहा दूसरा सवाल उसकी कमाई और प्रॉफिट को लेकर है। जेप्टो के नंबर से ये तो पता चलता है कि कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी खूब पैसा खर्च हो रहा है और प्रॉफिट कब होगा इसका कोई पक्का भरोसा नहीं है। अगर कमाई की बात करें तो FY24 में जेप्टो का रेवेन्यू 4,455 करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 11,110 करोड़ हुआ। इसके बाद 2026 में रेवेन्यू 22,626 करोड़ हुआ। माने हर साल लगभग दोगुनी रफ्तार से ग्रोथ हो रही है। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है, जितनी तेजी से कमाई बढ़ रही है उतनी ही तेजी से जेप्टो को नुकसान भी हो रहा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट ये कहती है कि जेप्टो को FY26 में लगभग 5,905 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो उससे पिछले साल से भी ज्यादा है। FY24 में उसे 1,200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। मतलब शुरुआत से ही कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और ऑपरेशन से पैसा कमाने के बजाय कंपनी खर्चा ज्यादा कर रही है। ऐसे में अगर आगे रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा तो नुकसान चलता रह सकता है, और ऐसा तब हो रहा है जब कंपनी की शुरुआत ही साल 2021 में हुई है। इसीलिए इन्वेस्टर्स के पास भी ये समझने के लिए ज्यादा पुराना डेटा नहीं है कि ये बिजनेस लंबे समय में टिकेगा या फिर नहीं। जेप्टो इस डेटा पर क्या कहता है? जेप्टो का कहना है कि उसे जो नुकसान हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए भारी पैसा खर्च कर रही है, सामान खरीदने पर, डिलीवरी करने पर, एम्प्लॉयज की सैलरी और एड्स। एक और बड़ी चिंता की बात है नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कंपनी जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। FY26 में जेप्टो ने करीब 4,300 करोड़ ज्यादा रुपए खर्च कर दिए और जितना उन्होंने कमाया उससे। कंपनी खुद भी ये मान रही है कि इतना खर्च करने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि वो आगे चलकर प्रॉफिट कमाए। ऐसे में अगर प्रॉफिट नहीं आया तो इन्वेस्टर्स का पैसा भी जोखिम में पड़ सकता है। लेकिन जेप्टो अकेला ऐसा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका ग्राफ अलग रहा है। स्विगी अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, जबकि जोमैटो को प्रॉफिट में आने में काफी समय लगा और बीच में उसके शेयर्स भी बहुत गिर गए थे। तीसरा सवाल है जेप्टो के एम्प्लॉयज को लेकर। जेप्टो में लोग टिक नहीं रहे। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि जेप्टो में करीब 5,200 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, लेकिन 2026 तक लोगों के नौकरी छोड़ने का दर 51% है। कंपनी ये कहती है कि पहले लोग इसीलिए जा रहे थे क्योंकि थोड़ा काम बदला, ऑफिस मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हुआ। अगर बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो वहां भी लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, लेकिन जेप्टो का मामला ज्यादा दिक्कत भरा है। यहाँ सबसे ज्यादा नौकरी छोड़ने वाले लोग ग्राउंड लेवल वाले हैं, जो वेयरहाउस में काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज हैं। जब तक एम्प्लॉयज तक की बात थी तब तक किसी XY रीजन से कुछ समझा जा सकता था, लेकिन कस्टमर्स का भी यही हाल है। कंपनी के IPO के डेटा के मुताबिक ग्राहक को बनाए रखने की क्षमता घट रही है। नंबर्स के जरिए समझते हैं। FY23 की पहली तिमाही में जुड़े ग्राहकों में से 15 तिमाहियों बाद सिर्फ 43.8% ही एक्टिव बचे हैं, और FY24 से FY26 के बीच ये आंकड़ा कम होता गया, 31.1% से 40.9% के बीच ही रहा। मतलब समय के साथ जेप्टो अपने कस्टमर्स को पहले जितना बनाए नहीं रख पा रहा है।
यानी नए ग्राहक जल्दी छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी चीजें सोचिए तब हो रही है जब जेप्टो ने 99 रुपए से ऊपर ऑर्डर पर डिलीवरी फीस हटा दी है, हैंडलिंग चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं और बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ज्यादा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि कंपनी अपनी फास्ट डिलीवरी के वादे को हर बार पूरा नहीं कर पा रही है। कई बार एक डिलीवरी वाले को एक साथ कई ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, जिससे देरी होती है और लोग नाराज होकर दूसरी ऐप्स पर चले जाते हैं। चौथा और आखिरी सवाल ये है कि क्या जेप्टो अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जेप्टो ऐसे समय पर शेयर बाजार में एंटर कर रहा है जब इस सेक्टर में कंपटीशन लगातार हो रहा है। कंपनी के इस वक्त ब्लिंकिट और जोमैटो जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं। ब्लिंकिट के पास इस समय 40% से ज़्यादा का शेयर है, जबकि जेप्टो और इंस्टामार्ट दोनों के पास 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। अब ये कंपटीशन नहीं रहा है कि कौन मिनटों में सामान पहुंचाएगा, अब ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि कौन कस्टमर को रिटेन करेगा, ज़्यादा डार्क स्टोर्स बनाएगा। डार्क स्टोर्स यानी छोटे छोटे गोदाम जो आम किराना स्टोर की तरह दिखते हैं, लेकिन ना यहाँ ग्राहक जाकर खरीदारी कर सकते हैं और इनका काम सिर्फ इतना होता है कि आसपास के इलाके के लिए सामान स्टॉक में रखा जाए, ताकि जब आप ऐप पर ऑर्डर करें तो वही पास वाला डार्क स्टोर जल्दी से आपका सामान पैक करके डिलीवरी बॉय को दे दे। इन्हीं डार्क स्टोर्स को जेप्टो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। इस सब के बाद जेप्टो का चैलेंज है अपनी ग्रोथ को टिकाऊ मुनाफे में बदलना। भिलवाड़िया फिनसर्व के पार्टनर अभिषेक भिलवाड़िया एनडीटीवी से बातचीत में बताते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लासिक डिलेमा है, जहां कंपनी की मजबूत ग्रोथ और अच्छी मार्केट पकड़ एक तरफ है तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ नुकसान और बड़े इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों से टक्कर है। उनके मुताबिक असली सवाल ये है कि क्या कंपनी आईपीओ से मिलने वाले नए फंड का इस्तेमाल करते हुए लगातार हो रहे भारी खर्च को कम करके लंबे समय में प्रॉफिट की दिशा में बढ़ सकती है या फिर नहीं। जैसे जैसे जेप्टो शेयर बाजार में आने की तैयारी कर रहा है, इन्वेस्टर्स की नज़र 4 चीज़ों पर है। क्या कंपनी घाटे को आने वाले समय में कम कर पाएगी, क्या कंपनी ब्लिंकिट से आगे निकलकर मार्केट शेयर बढ़ा सकेगी और क्या नए डार्क स्टोर सही तरीके से ऑर्डर और कमाई बढ़ा पाएंगे या फिर नहीं। इन्हीं सवालों के बीच जेप्टो अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है और इस आईपीओ के बाद पता चलेगा कि कंपनी के विजन पर इन्वेस्टर्स भरोसा जताते हैं या फिर नहीं। इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द जेप्टो का आईपीओ घूम रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही से रिकॉर्ड किया हमारे साथ इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।